नमस्कार साथियों, आपका यूपीपीसीएस हिंदी मीडियम चैनल में स्वागत है। और एक बार मैं फिर आपके बीच में ज्योग्राफी की सीरीज लेकर उपस्थित हूँ। हम लोग समुद्र विज्ञान पर चर्चा कर रहे थे और समुद्र विज्ञान पे जो लास्ट लेक्चर हुआ था हम लोगों का, उस पर हमने जानने की कोशिश की थी सैलिनिटी क्या है। सैलिनिटी पर हमने एक चर्चा की थी। सैलिनिटी को हिंदी में हम लोग लवणता बोलते हैं। तो हमने जानने का प्रयास किया था लवणता क्या होती है और इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, और साथ में जानने का प्रयास किया था विभिन्न जो समुद्र हैं उस पे लवणता का क्या प्रतिशत है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में लवणता का क्या अंतर पाया जाता है। और बहुत सारी चीजें हमने लवणता के अंतर्गत जानी थी और इनके सवालों को भी देखने का प्रयास किया था। और एक ओवरव्यू समझा था कि आयोग में हमारे क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पूछा जाता है और कितने पे हमको अपनी लिमिट बनाकर रखनी है। ठीक है, क्योंकि ये पेपर आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कहाँ रुक जाना है। आपको जानकारी हो अच्छी बात है, लेकिन बहुत अधिक बहुत डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें इस पर पीएचडी नहीं करनी है। केवल हमें अपने सवाल को हल करना है, इस बात पर हमको ध्यान देना है। तो हम लोग सैलिनिटी पर डिस्कस कर रहे थे, आज प्रवाल भित्ति पर डिस्कस करेंगे। प्रवाल भित्ति बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पारिस्थितिकी में भी आता है, इकोलॉजी में भी आता है। तो कहीं ना कहीं आपको प्रवाल विरंजन करके या प्रवाल भित्ति से संबंधित चीजें मिल जाएंगी, और इससे एक सवाल हर साल आपको मिलेगा ही मिलेगा पेपर में। इसके बाद हम लोग एक दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे, महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये मैच करने के लिए आता है ठंडी धाराएं, गर्म जल धाराएं कौन सी हैं और किस समुद्र की हैं, मतलब किस महासागर की वो धाराएं हैं। इन सब चीजों पर एक चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। तो आज हम प्रवाल भित्ति पर चर्चा करेंगे और साथ ही थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे कि समुद्र में जो अम्लीयता बढ़ रही है, एसिडिफिकेशन हो रहा है, वो चिंता का कारण क्यों है पारिस्थितिकी में। और साथ में थोड़ा बहुत अन्य चीजें जो हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, उन सबको जानने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारे जो एजेंडा के बिंदु रहेंगे वो अब समुद्री अम्लीयता रहेगी, मतलब ओशियन एसिडिफिकेशन, और जो बेसिक पर नेचर होता है समुद्र का, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और ये प्रवाल भित्ति पर हम लोग चर्चा करेंगे अलग से ही। तो पहले एक छोटा सा टॉपिक है, ये मैं आपको बता दूं, ये इम्पोर्टेंट है। बस मतलब आपको शब्द पता होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट इसलिए इसलिए है क्योंकि कभी कभार सवाल हल करने में मदद मिलती है इससे। देखिए, डेंसिटी का फार्मूला होता है घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। आयतन, ठीक है। हम इसको ये कह देते हैं, इसको एम बोल देते हैं और इसको हम वी बोल देते हैं। जो घनत्व बराबर होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल एम होता है। अगर द्रव्यमान बढ़ता है तो घनत्व भी बढ़ेगा। अब जैसे देखिए, समुद्र है, ये पूरा समुद्र है, ये तल है समुद्र का, और इस समुद्र की लहर है। अब इस पॉइंट ए पर हम डिस्कस करते हैं। तो ये देखिए, अगर पॉइंट ए यहाँ पर है तो इस पूरे जल का जो है, जो द्रव्यमान है वो इतना है ना। ये इतना सा द्रव्यमान है, इस पर जो डेंसिटी होगी, और एक पॉइंट मान लीजिए सतह पर है बी, इस पे जो द्रव्यमान, इस पे जो भार पड़ने वाला है, ये पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक के जल का पड़ने वाला है। तो यानी गहराई बढ़ने के साथ जो जल का है घनत्व है वो बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो भार है, द्रव्यमान है, वो बढ़ जाता है जल का। तो इसलिए कहते हैं कि गहराई के साथ घनत्व में वृद्धि होती है। सतह पर महासागरीय जल का घनत्व जो है 1029 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, वॉल्यूम पर हम एक इकाई वॉल्यूम के हिसाब से ले लेते हैं। ठीक है, किंतु ऊपरी परतों से पड़ने वाले दबाव के कारण महासागरीय सतह पर घनत्व जो है 1050 के आसपास बढ़ जाता है। आपको केवल ये याद रखना है कि जब गहराई पर जाएंगे तो दबाव पड़ेगा। जैसे आप सतह के ऊपर रहते हैं, जब समुद्र के अंदर मान लीजिए किसी आप तालाब में अगर आपने स्नान किया हो, या आपने झीलों में किसी में स्नान किया हो, तो आप जब थोड़ा सा और गहराई पे जाएंगे तो आपको लगेगा अचानक ऊपर से कुछ भार पड़ रहा है, तो इसी को कहते हैं घनत्व। ठीक है ना, उसका दबाव आपके ऊपर पड़ रहा होता है। तो इस प्रकार से गहराई बढ़ने पर जल का घनत्व बढ़ता है। केवल इतनी सी बात हमको याद रखनी है महासागरों में। और इसके आगे चलते हैं। महासागरीय जल की अम्लीयता और क्षारीयता। अम्लीयता का मतलब आप जानते हैं एसिड, और क्षारीयता का मतलब होता है बेसिक नेचर। तो अम्लीयता और क्षारीयता में एक बेसिक सा अंतर होता है। आप पीएच मान आपने देखा होगा, अगर पीएच मान अगर 7 के बराबर तो ना ये अम्लीय होगा ना ये क्षारीय होगा। ठीक, लेकिन पीएच मान 7 से ज्यादा है, ठीक है, तो इसको क्षारीय बोलते हैं। तो समुद्र का जो जल का जो मान है वो वर्तमान में 8.06 के आसपास है। ठीक है, लेकिन ये पहले जो है 8.179 था। अचानक ये इतना कम कैसे हो रहा है, इसी को
जब ये कम हो रहा है यानी इसका ये एसिड की ओर शिफ्ट हो रहा है। एसिड अगर 7 से कम हो जाएगा पीएच मान तो इसको एसिड बोलते हैं, एसिडिफिकेशन। ठीक है, तो धीरे धीरे ये 8 धीरे धीरे ये शिफ्ट हो रहा है, 8.06 हो गया है, कल के दिन भविष्य में 7.50 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर आगे चल के 7 से कम हो जाएगा। तो इसी को एसिडिफिकेशन कहते हैं। और ये वर्तमान में लगातार महासागरों में जारी है। इसलिए जो पारिस्थितिकी चिंतक हैं और जो भूगोलवेत्ता हैं वो कह रहे हैं कि महासागरों में अम्लता बढ़ रही है, जो एक चिंता का कारण है। अब इसको हम समझते हैं पहले कारण। इसमें वही बात लिखी जो मैं आपको बता रहा हूँ मोटे तौर पर। एक बात ये है कि अम्लता बढ़ती कैसे है। अम्लता आप जानते हैं कि वायुमंडल में CO2 है। ठीक है, CO2 है वायुमंडल में। और जब जमीन आप जानते हैं महासागरों से लगातार जो जल है वो वाष्पित होता रहता है। तो जल वाष्पित होता रहता है तो ये H किसके साथ मिल जाता है, तो H2CO3 ये हाइड्रोकार्बोनिक अम्ल बना लेता है, एक छोटा सा हाइड्रोकार्बोनिक अम्ल बना लेता है। साइंस में इसको हाइड्रोकार्बोनिक बोलते हैं। लेकिन इसका जो वीक होता है थोड़ा सा ही, लेकिन फिर भी बहुत सारे वीक अगर मिल जाते हैं तो मजबूत तो हो ही सकते हैं। तो ये एसिडिक ये आपको हाइड्रोकार्बोनिक अम्ल बना लेता है और सदियों से बनाता हुआ चला आया है। आप जानते हैं कि 18वीं 19वीं शताब्दी में 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति हुई तो CO2 को बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जन हुआ था। और वर्तमान में CO2 की बढ़ने की वजह से ही बहुत ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ गया है। तो CO2 की मात्रा जो वायुमंडल से मिलती थी वो एक नेचुरल मात्रा होती थी, वो बैलेंस होता रहता था प्रकृति में। लेकिन जो हमने ये एक्सिस पैदा किया, इस एक्सिस ने समस्या ये पैदा कर दी कि CO2 बहुत बड़ी मात्रा में दे दिया। और जो हाइड्रोजन था जिसको पर्याप्त मात्रा, जो एक सीमित मात्रा में CO2 उसको मिलता था, अब बहुत बड़ी मात्रा में मिलता है। तो मान लीजिए पहले प्रकृति केवल अगर 20 CO2 पैदा करती थी तो आज मनुष्य जो है 50 और पैदा करता है, कुल मिलाकर 70 CO2 हो जाते हैं। 70 हाइड्रोकार्बोनिक अम्ल बनते हैं और ये मिलकर समुद्र में सबसे ज्यादा बरसात भी होती है। समुद्र में जो शैवाल होते हैं वो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पैदा करते हैं पूरे पृथ्वी की। और इसीलिए आप देख जो शैवाल होते हैं वो समुद्र के जो शैवाल हैं वो पूरी प्रकृति को ऑक्सीजन का सिलेंडर देते हैं एक तरीके से, क्योंकि वो रात में भी ऑक्सीजन देते हैं। तो क्या होता है कि 70 जो है ये पूरे आपके ये परमाणु जो 50 जो एक्स्ट्रा ऐड हो गए तो इसने कहीं ना कहीं प्रकृति का बैलेंस जो है वो खराब कर दिया। तो आप ये धीरे धीरे H2CO3 जो हाइड्रोकार्बोनिक अम्ल है ये धीरे धीरे बरसात के माध्यम से वातावरण से ये समुद्र में मिलता जा रहा है। तो समुद्र का जो जो बेसिक नेचर है जो 8.169 था कभी, अब वो बदलकर 8.69 हो गया है, 0.069 हो गया है। और ये आगे चल के 7.824 हो जाएगा। तो ये एक चिंता का विषय है और कहीं ना कहीं ये एक बड़ा कारण है। तो मानवीय CO2 इसका एक बड़ा कारण है। तो इससे सवाल नहीं पूछा जाता है, आप जैसे कथन पूछ लेगा कि जो CO2 है उसकी वजह से कहीं ना कहीं महासागरों की अम्लता बढ़ रही है, क्षारीयता में कमी आ रही है। ये भी सेंटेंस हो सकता है कि क्षारीयता में कमी आ रही है, या सेंटेंस ये भी हो सकता है कि लगातार एसिडिफिकेशन हो रहा है महासागरों का। तो ये मानवीय CO2 के बढ़ने के कारण हो रहा है। हालांकि प्रकृति ने ऑलरेडी पहले ऐसे ऐसी व्यवस्था बना के रखी थी लेकिन वो एक सीमित था, उसमें थोड़ा सा हमने एड ऑन कर दिया है मानवीय गतिविधियों ने। तो एक थोड़ा सा फिगर के माध्यम से देख लेते हैं कैसे। जैसे ये है CO2, हम लोगों ने देखो ये उद्योग धंधों से CO2 निकल रही है, ये CO2 एक्सेस वाली है। ये मान लीजिए उद्योग धंधे कभी नहीं होते तो ये कभी निकलती ही नहीं। एटमॉस्फेयर में जो CO2 होती केवल वही मिलती, ये CO2 H2 के साथ मिलकर H2CO3 बना लेती है। और ये H2CO3 यहीं पर आकर ये मिल जाता है। ये कहीं ना कहीं नुकसानदायक जीव जंतुओं के लिए, समुद्री जीव जंतुओं के लिए है। तो अब इसमें एक सवाल ये पूछा जा सकता है कि एसिडिफिकेशन क्यों बढ़ रहा है कथन कारण में। और दूसरा सवाल जो अब पूछा जाएगा कि एसिडिफिकेशन से होने वाले क्या नुकसान है। कुछ नुकसान देख लेते हैं, उनका नाम पढ़ लेते हैं, बस इतना ही पूछा जाएगा इस टॉपिक को। महासागरों में जो जीव हैं आप जानते होंगे जिसको प्रवाल कहते हैं, प्रवाल भित्ति आपने नाम सुना होगा, प्रवाल भित्ति। तो ये चूने से बने होते हैं, तो CaCO3 से बने रहते हैं। अब सोचिए अगर इसमें H2CO3 जाएगा हाइड्रोकार्बोनिक अम्ल तो ये जो कार्बोनिक कार्बन वाला है ये इसको मैच कर जाएगा और Ca है वो अलग मैच CaCO3 बना लेगा, ये इससे मैच कर जाएगा। तो कुल मिलाकर ये ब्रेक हो जाएगा आपका CaCO3। प्रवाल भित्ति, प्रवाल भित्ति की जो परतें हैं वो कमजोर होने लगेंगी। वही मैंने बोला कि इसका जो बाह्य कवच है वो कमजोर होने लगेगा, पहली बात।
अम्लता बढ़ने से महासागरीय जीवों की जो क्षमता है पचाने की, वो उसमें भी कमी आएगी, क्योंकि बहुत सदियों से उन्होंने अपने आप को, आपने वो लाइन सुनी होगी ना, इन्होंने बड़ी मेहनत से अपने आप को इस काबिल बुनाया है, काफी कठिन तपस्या की है इन्होंने। तो वही मेरी, हाँ, यहाँ पर बात है कि सदियों से समुद्र में ये जीव रहते रहे हैं, समुद्र में जो परिवर्तन होते रहे हैं उसके अनुसार इन्होंने अपने आप को ढालने का प्रयास किया है। तो इनकी जो उपापचयिक प्रक्रिया है उन पर भी प्रभाव पड़ेगा, प्रजनन क्षमता, उन पर प्रभाव पड़ने की पूरी संभावना है। तो उसको थोड़ा देर में बताते हैं, ये नोट है एक प्रकार का। फिर वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अम्लता अगर बढ़ती है तो बादलों का जो निर्माण होता है समुद्र में, आप जानते हैं सबसे ज्यादा बादल बनते हैं और बरसात भी सबसे ज्यादा समुद्रों में ही होती है। तो कहीं ना कहीं वहां पर एक जो बादलों के निर्माण में उसमें भी कोई कमी आ सकती है। दूसरी चीज है जो समुद्र की खाद्य श्रृंखला है, मतलब छोटी मछलियां बड़े मछलियों का शिकार बन जाती हैं, फिर उससे बड़ी मछलियां उन मछलियों को खा जाती हैं। कहीं ना कहीं इस प्रकार की समस्याएं वो ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि देखिए प्रवाल भित्तियों के ऊपर जो छोटे छोटे हरे शैवाल होते हैं उनको छोटी मछलियां खाती हैं, तो प्रवाल भित्ति खत्म होगी तो छोटी मछलियां खत्म हो जाएंगी, छोटी मछलियों को खाने वाली बड़ी मछलियां खत्म हो जाएंगी, बड़ी मछलियों को खाने वाली उससे बड़ी मछलियां खत्म हो जाएंगी। इस प्रकार से खाद्य जाल जो है वो समुद्र का खराब हो सकता है, विनष्ट हो सकता है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं जो महासागर के किनारे जो समुद्री जनसंख्या रहती है वो कहीं ना कहीं मछलियों पर डिपेंड है। मछली अगर समाप्त हो जाएगी तो उनका जीवन यापन कैसे होगा। आप जानते हैं कि भारत में बहुत सारी समुद्री मछली विदेशों में बेची जाती है, आर्थिक गतिविधि का एक साधन है। उनका क्या होगा, आर्थिक क्रिया पर भी प्रभाव पड़ सकता है। और जो जल की ध्वनि संबंधी, आप अभी जानते हैं सुनार विधि से हम थोड़ा गहराई नापते हैं, या कोई चीज सामने आ रही समुद्र की गहराई पर उनको नापते हैं, क्योंकि सोनार में क्या होता है कि एक साउंड निकलती है, तो वो साउंड वापस टकरा के किसी ऑब्जेक्ट से आती है, तो हमें पता चल जाता है कि कितनी गहराई पर वो ऑब्जेक्ट है। और साथ में आपने व्हेल मछली का भी नाम सुना होगा, व्हेल मछली भी सोनार के माध्यम से अपनी गतिविधि को चलाती है। तो अगर एसिडिफिकेशन होता है तो कहीं ना कहीं ये जो ध्वनि की प्रक्रिया है ये भी खराब हो सकती है व्हेल मछली। व्हेल मछली फिर कैसे चलेगी, तो इस प्रकार से कई मछलियां हैं जिनका संसाधन जो है वो ध्वनि के माध्यम से उनका प्रभाव उन पर प्रभाव जो है नकारात्मक रूप से पड़ सकता है। अब मैंने ये वाली जो बात बताई तो ये है, ये नोट है, इसमें बोला गया है कि आपने कृत्रिम बादलों का नाम सुना होगा, है ना, कृत्रिम बादल। तो ये बात ये है कि वायुमंडल में बादल तो है किंतु उसमें वर्षा नहीं हो पाती है। तो वर्तमान में क्या किया जा रहा है, जैसे राजस्थान होगा या कहीं पर, तो वहां पर बादल आते हैं लेकिन उनसे बरसात नहीं होती है। आपने देखा होगा मूवी में, आप मूवी का नाम बताता हूँ, बड़ी फेमस मूवी है आमिर खान की, वो लगान। लगान मूवी में खूब गाना गाते हैं बादल को देखकर, लेकिन बरसात नहीं होती है, वो चले जाते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से कि बादल तो हैं, राजस्थान में आते भी हैं लेकिन वो बरसात नहीं करते। कारण क्या कि अरावली वहां पर इस आकार में, तिरछे आकार में है, तो बादल इससे सीधे निकल जाते हैं, इससे सीधे निकल जाते हैं। बादल अगर इससे टकराएंगे तो बरसात होने की पूरी संभावना है। देखिए ये राजस्थान है, राजस्थान के इस वाले क्षेत्र में आपके थार का मरुस्थल है, और ये है आपकी अरावली पर्वत। यहाँ से जो मानसून आता है वो इसके सहारे ऐसे निकल जाता है, एक मानसून ऐसे निकल जाता है, एक मानसून इधर से निकल जाता है। तो ये समांतर होने की वजह से अरावली, यहाँ पर बरसात नहीं हो पाती है, तो ये पूरा जो क्षेत्र है वो सूखा हो जाता है। तो उसी प्रकार से इन बादलों पर क्या किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है कि बादल तो है तो फिर इनसे हम बरसात भी करवा लें, तो उसको कृत्रिम बरसात बोलते हैं, कृत्रिम वर्षा बोलते हैं, कृत्रिम वर्षा। कृत्रिम वर्षा के लिए हम लोग करते क्या है, कृत्रिम वर्षा के लिए आप देखेंगे कि इसको योग्य बनाया जा सकता है बादलों को, इसमें AGI, ठीक है, ये सिल्वर आयोडीन है, इसकी परत को मिला दें, तथा शुष्क बर्फ को, तो आप CO2 का नाम लेते हैं, CO2 भी बोलते हैं इसको, शुष्क बर्फ का प्रयोग किया जाता है। और कुछ और भी नाम है, ये पोटेशियम आयोडाइड का भी प्रयोग किया जा सकता है, और लिक्विड जो प्रोपेन है उसका भी प्रयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये चार पार्ट आपको नाम पता होना चाहिए, AGI जिसको सिल्वर आयोडाइड बोलते हैं, और शुष्क बर्फ बोलते हैं, और साथ में पोटेशियम आयोडाइड और लिक्विड प्रोपेन। इन चार चीजों का आपको नाम पता होना चाहिए। कभी कभार कृत्रिम वर्षा के लिए पूछ लेता है कि कृत्रिम वर्षा के लिए इसमें से कौन सा पदार्थ इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमने समझा कृत्रिम बादल कैसे बनाए जा सकते हैं, उनकी चीजों को समझा। अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक था प्रवाल भित्ति। तो पहले मैं आपको प्रवाल भित्ति दिखा दूं, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। आपको मौका मिले तो समुद्र में जाइएगा
और देखिएगा वहां पर प्रवाल भित्ति जो है कितनी सुंदर है। ये देखिए छोटी छोटी मछलियां हैं, कितनी सारी मछलियां हैं यहाँ टिकी हुई हैं। कहीं ना कहीं प्रवाल भित्ति जो है वो हमारा बहुत बड़ा खाद्य श्रृंखला का बहुत बड़ा भाग बनाती है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में मैंने आपको पढ़ाया भी था कि अगर आप उत्पादकता की दृष्टि से देखें, प्रोडक्टिविटी की दृष्टि से देखें, तो पारिस्थितिकी में उत्पादकता जो है सबसे ज्यादा उष्णकटिबंधीय वन की होती है। और फिर उसके बाद मतलब उष्णकटिबंधीय वन सदाबहार वन जो होते हैं उनकी होती है। और फिर प्रवाल भित्तियों की भी पाई जाती है। मैंग्रोव वन की भी इसी प्रकार से आपकी प्रोडक्टिविटी मिलती है। प्रोडक्टिविटी का मीन्स मेरा यहाँ पर यह है कि आपने पढ़ा होगा प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और प्रोडक्टिव जो उत्पादक होते हैं। तो ये जो प्राथमिक उत्पादकता है उसमें एक बहुत बड़ा रोल निभाती है प्रवाल भित्ति। ये देखिए कितनी शानदार तरीके से सजी हुई है। बहुत बड़ी प्रवाल भित्तियां होती हैं। आप लक्षद्वीप देखेंगे, अंडमान निकोबार देखेंगे, वहां पर प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। तो प्रवाल भित्ति, प्रवाल होते हैं क्या? प्रवाल एक प्रकार का निडेरिया संघ का जंतु है। ये चूना स्रावित करता है, चूना की इसकी दीवारें होती हैं। इसे पॉलियो भी बोलते हैं, पॉलियो इसका नाम है। अगर जंतु का नाम देखें, केवल प्रवाल की हम बात कर रहे हैं। इसी ये प्रवाल जो है एक सिम्बायोटिक रिलेशन बना लेता है, सिम्बायोसिस रिलेशन बना लेता है, सहजीवन। सहजीवन मतलब होता है ये उसके बगैर नहीं जिएगा, ये उसके बगैर नहीं जिएगा, मतलब दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं जी सकते। तो जूओ जेंथली नाम के एक शैवाल से ये एक सहजीवन बना लेता है। वो सहजीवन का मतलब होता है, जूओ जेंथली जो है वो ग्रीन कलर का होता है, क्लोरोफिल उसमें मिल जाता है, या रंगीन भी होते हैं। तो ये खाना बनाने का काम करते हैं। और जो प्रवाल है इनको ठहरने के लिए एक घर दे देता है। तो एक तरीके से समझ लीजिए ये किचन मास्टर है, खाना देते हैं और ये इसको रहने के लिए आवास देता है। तो ये दोनों जीव जंतु आपस में इस प्रकार से रहते हैं। तो क्या होता है कि जीव जंतु की वजह से ये कभी रेड हो जाते हैं, कभी ग्रीन होते हैं, ये लाल हरे नीले शैवाल होते हैं। तो इस प्रकार से जो कोरल होता है उसको, कोरल जो है वो रंगीन दिखाई देती है। इस पूरी प्रक्रिया को कोरल रीफ बोलते हैं, कोरल रीफ। ठीक है ना? बहुत सारे कोरल, छोटे छोटे जीव, छोटे छोटे ऐसे जंतु रहते हैं, उन्हीं के ऊपर शैवाल ऐसे ऐसे बने रहते हैं। तो बहुत लंबी लंबी परतें मिलती हैं और ये रंगीन दिखाई देते हैं, कभी ग्रीन है कभी रेड है। अभी जैसे मैंने आपको दिखाया, ये देखिए ग्रीन पोर्शन है थोड़ा सा, और ये आपको ग्रीन दिखाई दे रहा होगा, ये रेड दिखाई दे रहा है, ये डार्क ग्रीन दिखाई दे रहा है। तो ये जो शैवाल है ये इसी पर अपना आधार बना लेते हैं, तो ये रंगीन दिखाई देते हैं। अब इसमें जो सवाल पूछा जाता है, एक तो सवाल ये पूछ लेता है कि किसके साथ ये रिलेशन में रहते हैं, तो जूओ जेंथली के साथ ये रिलेशन में रहते हैं। तो ये आपको नाम याद रखना है। दूसरा, ये किस संघ का प्राणी है, तो ये निडेरिया संघ का प्राणी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये चूना स्रावित करता है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। अब जो इंपॉर्टेंट सवाल है कि प्रवाल भित्तियां जहां बनती हैं उनके बनने के लिए क्या क्या कंडीशन हो सकती है। पहली बात, इनको एक सिंपल टेम्परेचर चाहिए। टेम्परेचर जैसे आपको एक टेम्परेचर चाहिए कि आप 20 से 21 ज़्यादा टेम्परेचर अगर आपका रहे तो बहुत मधुर। जैसे आप देखेंगे दिसंबर में इस टाइप का टेम्परेचर रहता है, तो बड़ा शानदार मौसम रहता है, ठंडा ठंडा सा हल्का सा, और हल्की गर्मी भी रहती है, हल्की ठंडी, मतलब एक सिम मतलब बेहतरीन मौसम रहता है। तो इनको भी बेहतरीन मौसम चाहिए। इनको 20 से 21 डिग्री का तापमान चाहिए। और आप जानते हैं अगर पृथ्वी को हम बनाते हैं तो ये विषुवत रेखा हो गई, तो विषुवत रेखा से करीब 30 डिग्री उत्तर तक और 30 डिग्री साउथ। ठीक है? यह मतलब कर्क रेखा से कुछ ऊपर तक और मकर रेखा से कुछ ऊपर तक, यहाँ पर ये आपको 20 से 21 डिग्री टेम्परेचर लगभग लगभग मिल जाएगा। ये नजदीक यहाँ पर तो नहीं मिलेगा एग्जैक्टली उस रेखा पर, लेकिन ये ओवरऑल जहाँ टेम्परेचर 20-21 बन सकता है वहां पर ये 30 नॉर्थ से लेकर 30 साउथ तक बन जाता है। तो ये यहाँ पर आपको मिलेंगे, पहली बात। दूसरा, इन ये अधिक गहराई पर नहीं रह सकते क्योंकि इनको खाना पीना चाहिए होता है। मान लीजिए चट्टान है, आपको मैंने मग्न तक पढ़ाया था। मान लीजिए मग्न तट है, ये 200 फैदम या 250 फैदम तक की गहराई तक रह सकते हैं, 250 फीट की गहराई तक रह सकते हैं। तो ये इतना ही रह सकते हैं, इससे ज्यादा नीचे गहरे पर इनका विकास नहीं होता है। तो इसी चट्टान के सहारे ये डेवलप हो जाते हैं, पहला। तो आपको मैंने क्रम बता दी। पहली बात, इनको टेम्परेचर चाहिए 20 से 21 के आसपास। दूसरा, ये 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ तक मिलते हैं। तीसरा, ये 200 से 250 फीट की गहराई तक मिल सकते हैं, फैदम तक मिल सकते हैं। फैदम एक प्रकार की गहराई होती है। और प्रवालों के विकास के लिए जल को अवसादित होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि खाना कहाँ से मिलेगा, इनको खाना भी तो आवश्यकता है। तो क्लोरोफिल के माध्यम से तो शैवाल दे ही देते हैं, साथ में इनको कुछ अवसाद की आवश्यकता होती है। तो ये ऐसे क्षेत्रों में मिलेंगे
जहाँ पर थोड़ा बहुत अवसाद मिलता हो, जैसे नदियों द्वारा लाए हुए जो लवण होते हैं, या जो अपने साथ वो अवसाद लाती हैं, वो छोड़ती हैं, तो नदियों के किनारे, मुहानों पर कहीं आपको ये दिख सकते हैं। लेकिन जहाँ बिल्कुल स्वच्छ जल आकर गिरता है, वहां पर ये आपको नहीं मिलेंगे। तो स्वच्छ जल वाले क्षेत्रों में ये नहीं मिलते, क्योंकि इनको भी कुछ खाने पीने के लिए चाहिए। तो ये जहाँ कम अवसाद रहता है, अधिक अवसाद अगर हो जाएगा तो वो प्रदूषण के क्षेत्र में आ जाएगा, तो इनका जो निर्माण कार्य है वो बाधित हो जाएगा। मतलब इनको कुल मिलाकर ये प्रदूषण में नहीं रह सकते, तो इनको कुछ पोषक तत्व तो चाहिए होंगे, है ना। तो पोषक तत्व की वजह से इनको थोड़ा बहुत अवसाद की आवश्यकता होती है, इनको थोड़ा बहुत अवसाद मिलना चाहिए। उसके बाद इनका स्वच्छ जल में विकास नहीं हो पाता, इसलिए नदियों के मुहाने के पास प्रवाल नहीं मिलेंगे आपको, या कम मिलेंगे। अगर सेंटेंस आता है नदियों के मुहाने के पास प्रवाल समानता नहीं पाए जाते हैं, तो ये सेंटेंस सही होगा, क्योंकि सामान्यतः लिखा हुआ है। लेकिन अगर लिखकर आ जाए कि नदियों के मुहाने के पास प्रवाल पाए ही नहीं जाते हैं, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। कई जगह पर नदियों के मुहाने के पास भी प्रवाल देखे जाते हैं। आगे चलते हैं, इसमें और क्या कंडीशन होती है। तीसरा, इन पे जो लवणता होती है वो 27 से लेकर 30 मिलती है। 27 से लेकर 30 प्रति हजार आपको लवणता, ग्राम प्रति हजार लवणता इनके लिए उपयुक्त होती है। इस लवणता में बहुत अच्छे से फलते फूलते हैं। ठीक है। इसके बाद उपयुक्त तो सारी स्थितियां हो जाए, लेकिन इन्हें अंतःसागरीय चबूतरों की आवश्यकता होती है। मान लीजिए इनको, जैसे आप टिके हुए हैं कहीं पर, अगर मान लीजिए कोई आधार ना हो, तो आसमान में थोड़ी ना इनका डेवलपमेंट होगा, कोई ना कोई चट्टान होनी चाहिए। तो तो अगर चट्टान नहीं साइड में, तो ये फिर डेवलप नहीं कर पाएंगे, ये बीच समुद्र में आपको नहीं मिलेंगे। कहीं ना कहीं महाद्वीप होना चाहिए, या कोई एक छोटी सी चट्टान होनी चाहिए जिसके आसपास ये रह सके। अब यहाँ पर एक मैंने ये बात बताई है आपको, इसको पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है, एसिडिफिकेशन बहुत बढ़ रहा है, इसकी वजह से क्या होता है, जो जू जंतुले जो इनके साथ रहते हैं शैवाल, वो इनके साथ सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं, और वो प्रवालों की जो परत है उनको कमजोर हो जाती है, प्रवालों की परत, तो उनको छोड़कर ये चले जाते हैं, और या नष्ट हो जाते हैं। नष्ट होने की वजह से वो सफेद हो जाते हैं, तो पूरा प्रवाल सफेद दिखाई देने लगता है। इसको प्रवाल विरंजन कहते हैं। ठीक है, इसको प्रवाल विरंजन कहते हैं, इसको प्रवाल विरंजन कहते हैं। रंगीन जो प्रवाल होते हैं, जब वो सफेद होने लगते हैं, मतलब वो मरने लगते हैं, तो उसको पूरी प्रक्रिया को प्रवाल विरंजन कहते हैं। इसको कहते हैं कोरल की मृत्यु दर जब बढ़ जाती है, तो प्रवाल रंगहीन दिखाई देने लगते हैं, इसको प्रवाल विरंजन की प्रक्रिया बोला जाता है। तो यही मैंने बताया कि सहजीवन अगर समाप्त होने लगेगा तो प्रवाल खत्म होने लगेंगे। आखिर खाना कैसे मिलेगा उनको, ये बात भी हमको याद रखनी है। चलिए, थोड़ा सा और बचा है, आगे और देख लेते हैं। अगर समान अवस्थाएं पूरी, ऊपर की कंडीशन पूरी होती हैं, इनको एक कंडीशन मिल जाती है, चबूतरा भी मिल जाता है, और इनका डेवलपमेंट होता है, तो ये धीरे धीरे भविष्य में एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे खूब लंबे लंबे करके खूब चट्टान की तरह डेवलप हो जाते हैं। उन्हीं को दो तीन प्रकारों में बांटा जाता है। तो उन प्रवाल भित्तियों के जरा नाम देख लेते हैं। पहला है तटीय प्रवाल भित्ति, तो नाम से समझ में आ रहा हो, जो तट के किनारे विकसित होती है उसको तटीय प्रवाल भित्ति कहते हैं। ये महाद्वीप या द्वीप के तटों से सटकर बनती है, जैसे मन्नार की खाड़ी में बनती है, अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप में भी इस प्रकार के उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। ये चित्र है, जरा देख लीजिए। मान लीजिए ये कोई आइलैंड है, आप वोल्केनिक आइलैंड यहाँ लिखा हुआ, मान लीजिए कोई आइलैंड है, ये सिंपल था। और यहाँ पर ये देखिए प्रवाल भित्ति इसी इसी के सहारे ये आधार हो गया। और ये मान लीजिए 200 से 250 फीट की गहराई तक डेवलप होंगे, यहाँ तक डेवलप नहीं होंगे। ये देखिए, मान लीजिए यहाँ तक गहराई इनकी डेवलप हो गई, तो ये इसी के सारे डेवलप हो गए, इनको इस चट्टान से सहारा मिल गया, तो इसको फ्रिंजिंग रीफ बोलते हैं। जब ये और बड़ी हो जाती है, थोड़ा और समुद्र का जल बढ़ जाता है, ये थोड़ा सा और बढ़ जाता है, और ये देखिए, ये समुद्र का पानी है, और ये थोड़ा सा दूर जाकर वैसे ऊपर उभार की ओर आ जाता है। ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये बैरियर की तरह काम करता है। यहाँ समुद्र, कोई अगर समुद्री जहाज आ रहा है तो उसको यहाँ रुकना पड़ता है, क्योंकि इस द्वीप को वो काट नहीं सकता है, यहाँ से बढ़ नहीं सकता है आगे। तो इसी तरीके की कंडीशन चारों तरफ हो जाती है, उसको बैरियर द्वीप बोलते हैं। ये बैरियर है, ठीक है ना, बैरियर का काम कर रही है, रोक रही है यहाँ समुद्री चीजों से। और ये एटॉल है। एटॉल का मतलब होता है, ये मान लीजिए और समुद्र का पानी बढ़ गया, ये द्वीप ऊपर से मान लीजिए कट गया, ये नीचे मिल गया, जो प्रवाल भित्ति इसको भी कवर कर लेगी। एक प्रकार का देखिए, यहाँ पर देखिए झील टाइप का बनता हुआ दिख रहा है। समुद्र में इस टाइप की जो झील बनती है तो इसको लैगून बोलते हैं। ये तो हो गया, आपको मैं साइड से दिखा रहा हूँ। अब मान लीजिए आसमान से हम फोटो खींचे, तो ये द्वीप है, यही वाली, इसके चारों तरफ ये देखिए डेवलपमेंट हो रहा है। ये फ्रेमिंग द्वीप हो गई, ठीक है। ये चारों तरफ आपका डेवलपमेंट
चालू है, सॉरी ये वॉल्केनो है, ठीक है ना, अभी डेवलपमेंट चालू है। तो पहली प्रक्रिया क्या होगी, इसके चारों तरफ इस तरीके की सतह बनाकर ये डेवलपमेंट चालू हो जाएगा। ये देखिए चालू हो रहा है, ठीक है। ऊपर आसमान से देखेंगे तो इस प्रकार की आपको आकृति दिखाई देगी। ये क्या है, ये लैगून है, सॉरी लगून, लगून तो ये बीच वाला पोर्शन है क्या, ये बैरियर रीफ है। देखिए ये बैरियर की तरह डेवलप है यहाँ पर, है ना, ये बैरियर की तरह। ये थोड़ा सा निकला हुआ, तो ये थोड़ा सा निकला हुआ भाग है। आसमान से देखेंगे इसका थोड़ा सा अलग पोर्शन होगा, इसका थोड़ा पोर्शन अलग होगा। ये थोड़ा सा कम गहरा हो सकता है, ये अधिक गहरा होगा। ये मेन समुद्र है क्योंकि, और ये समुद्र का एक छिछला भाग है क्योंकि यहाँ पर अंदर रीफ है, कोरियल रीफ। और ये जब ये वाला आइलैंड पूरा सबमर्ज हो जाएगा, मतलब डूब जाएगा, तो इस प्रकार का लैगून दिखाई देगा, है ना। जैसे मैंने आपको बताया, ये आसमान से देखेंगे तो ये केवल झील जैसा कुछ एक दिखाई देगा समुद्र के बीच में। थोड़ा सा जल का कलर भी यहाँ दूसरा हो सकता है क्योंकि शैवाल है यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये चीजें होती हैं। इसी चीज को मैंने यहाँ पे बताया, जब प्रवाल भित्ति तट से दूर हटकर निर्मित होती, जैसे ये प्रवाल भित्ति है, जो थोड़ा सा पहले नीचे नीचे डेवलप हुई, फिर ऊपर आके उभार मार गई। ये देखिए यहाँ पर एक प्रकार का ये बैरियर का काम करे, तो इसको बैरियर रीफ बोलते हैं। हिंदी में इसको अवरोधक प्रवाल भित्ति बोलते हैं। इसको ऑस्ट्रेलिया के पास जो है सबसे लंबी बैरियर रीफ बोलते हैं, इसको ग्रेट बैरियर रीफ बोलते हैं। आपने ऑस्ट्रेलिया का मैप देखो, कुछ इस प्रकार का है। तो यहाँ पर ये पूरी बैरियर रीफ है इस प्रकार की, ग्रेट बैरियर रीफ बोलते हैं इसको। तो पूरी इस तरीके से चारों ये आपके एक तरफ पूरी आपको ऑस्ट्रेलिया के मैप को घेरे हुए हैं। ये अधिक लंबी और अधिक चौड़ी, लगभग 150 किलोमीटर की है। इसके बाद अगर ये मान लीजिए ये पूरा तट डूब जाता है, तो ये जो उभार है यहाँ पर भी डेवलप हो जाएगी प्रवाल भित्ति। तो इस प्रकार से ये आपको पूरा बन जाता है। और ये मैंने आपको बताया कि एक झील जैसा निर्माण यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इसको लगून बोलते हैं। अब ये तो हो गया एक क्रम में, लेकिन कभी कभी मान लीजिए छोटे छोटे द्वीप हैं, वहां पर भी ऐसे डेवलप हो गया, या कहीं पर आपको थोड़ा सा आधार मिल गया, वहां पर भी बैरियर रीफ, सॉरी कोरल रीफ बन गए। तो इसको धब्बों में मिलते हैं, इसको पैच बोलते हैं। छोटे छोटे पैच मिलेंगे आपको रीफ के, इसको बोलते हैं हम प्रवाल भित्तियों का पैच रीफ, है ना, पैच में आपको मिलते हैं। तो इस प्रकार से हमने प्रवाल भित्तियों को देख लिया, और प्रवाल भित्तियों पे इतना ही पूछा जाता है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है। ज्यादातर प्रवाल भित्ति की क्या कंडीशंस होती हैं, इस पर सवाल पूछा जाता है। कुछ प्रवाल भित्तियों के उदाहरण पूछ सकता है आपसे, जैसे ऑस्ट्रेलिया की जो रीफ है वो किस प्रकार की रीफ है, तो इसको अवरोधक प्रवाल भित्ति मिलते हैं। और हमारे अंडमान निकोबार में भी पाई जाती हैं अवरोधक प्रवाल भित्तियां। और मतलब आप ये समझ लीजिए, एक प्रवाल भित्ति जहाँ पाई जाएगी वहाँ लंबे समय में यहाँ पर अन्य प्रवाल भित्तियां में से अगर पहले फ्रिंजिंग रीफ, तटीय प्रवाल भित्ति अगर बनती है, तो आगे चल के अवरोधक बन सकती है, तो उसके आगे चल के लैगून बन सकता है उसमें, जिसको हम एटॉल बोलते हैं, वो भी सब डेवलप हो सकता है। इसलिए भारत में एटॉल नहीं पाया जाता है, इस प्रकार का सेंटेंस अपने आप में गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत के आसपास कहीं ना कहीं तो एटॉल मिलेगा ही मिलेगा, है ना। हो सकता है किताबों में जनरल हमको देखने को ना मिले, लेकिन कहीं ना कहीं जरूर होगा। तो भारत का भी डेवलपमेंट बहुत पुराना है, हो सकता है कि कहीं ना कहीं प्रवाल भित्तियों के ऐसे अवशेष दिखाई देते हैं। तो आपको समान सेंटेंस क्या पूछा जा रहा है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने प्रवाल भित्तियों को समझ लिया। प्रवाल भित्तियों पर उनकी कंडीशंस पर सवाल ज्यादा आते हैं। इसी प्रकार से जो सागरीय अम्लीता है उस पर भी सवाल आते हैं। और कृत्रिम वर्षा भी हमने देख ली यहाँ पर। एक बार जब वर्षा वाले टॉपिक को पढ़ेंगे तो वहां पर भी कृत्रिम वर्षा देख लेंगे। तो आज इतना ही है। थैंक यू। और आप चाहें तो कुछ अगर आपकी क्वेरी हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, ये टेलीग्राम चैनल है। आज हम लोगों ने देख लें जरा प्रवाल भित्तियों पर डिस्कशन किया, और साथ में जाना प्रवाल भित्तियां कितने प्रकार की होती हैं, प्रवाल भित्तियों की क्या कंडीशंस होती हैं। हमने साथ में जाना कि सागरीय अम्लीता क्या होता है, उन सबको हमने जानने का एक प्रयास किया और चीजों को समझने का प्रयास किया। जब नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे तो इससे संबंधित कुछ सवालों को भी हल करेंगे, और नेक्स्ट चीजें जो महासागरीय धाराएं वगैरह जो इम्पोर्टेंट है इनको भी देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, और हमारे आयोग में क्या पूछा जाता है इस चीज को भी समझेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं, फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होती है। नमस्कार।